दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ बांग्लादेश में हुई एक गोलीबारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े नैरेटिव वॉर की शुरुआत है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन का डर जानबूझकर फैलाया जा रहा है। पहले इसे कोवर्ट तरीके से फैलाया गया, लेकिन अब इसे ओपनली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल तक ले जाया जा चुका है। सवाल ये नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल ये है कि इस घटना का इस्तेमाल किस एजेंडे के लिए किया जा रहा है। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि किस तरह बांग्लादेश में पहले भी अननोन गनमैन और अननोन ड्रोन अटैक जैसी बातें सामने आई थीं, जिनमें CIA और ISI से जुड़े कुछ अधिकारियों की मौत की खबरें आई थीं। लेकिन उन मौतों को न तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, न अमेरिका ने और न ही बांग्लादेश ने। वजह बहुत सीधी थी। अगर ये देश उन मौतों को स्वीकार कर लेते तो इनडायरेक्टली उन्हें अपने सीक्रेट ऑपरेशंस और कोवर्ट नेटवर्क्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ता। इसलिए इन घटनाओं को एम्बिग्विटी में ही छोड़ दिया गया। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो अलग है। अब अननोन गनमैन की थ्योरी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह सब हो रहा है ऐसे समय में जब बांग्लादेश के अंदर चुनाव का माहौल है और देश पूरी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंस से गुजर रहा है। अगस्त में जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत लगातार बिगड़ती गई है। सड़कों पर वायलेंस है, पॉलिटिकल क्लैशेस हैं, और ऐसे माहौल में चुनाव होना अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसके नाम पर पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया। उसका नाम है शेख उस्मान हादी। ये कोई बड़ा नेता नहीं है, ये कोई नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल फिगर नहीं है। इतना छोटा नेता है कि किसी भी बड़ी पार्टी ने इसे टिकट तक नहीं दिया। मजबूरी में ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने उतरा। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का अननोन गनमैन मारने आए तो यह बात अपने आप में ही इलॉजिकल हो जाती है। बड़े कोवर्ट ऑपरेशंस कभी भी ऐसे लो वैल्यू टारगेट्स पर नहीं किए जाते। 12 दिसंबर को शेख उस्मान हादी के द्वारा एक मैप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है, जिसे ग्रेटर बांग्लादेश मैप कहा जा रहा है। इस मैप में भारत की ज़मीन को लेकर खुलेआम दावा किया गया। न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान का मैप भी डिस्टर्ब किया गया। ये कोई आइसोलेटेड इंजन नहीं था, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद यूनुस भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स और मैप्स को इनडायरेक्टली प्रमोट कर चुके हैं। यानी एंटी इंडिया नैरेटिव पहले से तैयार किया जा चुका था, बस एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। कुछ ही समय बाद शेख उस्मान हादी पर हमला होता है। बाइक सवार आते हैं, गोली चलाते हैं और उसे गंभीर हालत में छोड़कर चले जाते हैं। उस्मान हादी कोमा में चला जाता है। इसके तुरंत बाद मीडिया नैरेटिव शुरू होता है। बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी हुए, बिना पुलिस कॉन्फर्मेशन के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ये क्लेम करने लगते हैं कि अटैकर इंडिया भाग गया है और गुवाहाटी पहुंच चुका है। खास तौर पर अल जजीरा की एक रिपोर्ट बांग्लादेश में तेज़ी से सर्कुलेट होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस क्लेम के पीछे कोई सॉलिड एविडेंस था? जवाब है नहीं। बांग्लादेश पुलिस खुद ऑफिशियली यह कहती है कि उनके पास ऐसा कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है कि शूटर ने बॉर्डर क्रॉस किया हो या भारत में शरण ली हो। यानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कुछ और कह रही थी और मीडिया कुछ और नैरेटिव पुश कर रही थी। यही से शक और गहरा हो जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सच्चाई सामने आने लगती है। जिन लोगों ने गोली चलाई थी वे कोई अननोन गनमैन नहीं थे। उनकी पहचान साफ तौर पर हो जाती है। दोनों शूटर बांग्लादेशी नागरिक हैं। दोनों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। दोनों पहले भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल वायलेंस में शामिल पाए गए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने खुद इस बात को क्लैरिफाई किया है। यानी ये पूरा मामला डोमेस्टिक पॉलिटिकल राइवलरी और इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस का है। लेकिन इसके बावजूद नैरेटिव बदला नहीं गया। सच्चाई सामने आने के बाद भी इंडिया को ब्लेम करना बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक शूटिंग का नहीं रह गया था। अब ये मामला एंटी इंडिया सेंटिमेंट को एम्पलीफाई करने का टूल बन चुका था। चुनाव से ठीक पहले जब सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में फेल हो रही है, तो एक बाहरी दुश्मन दिखाना सबसे आसान तरीका होता है। अब यहाँ पर एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है। मोहम्मद यूनुस खुद इस इशू में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडियन हाई कमिश्नर को समन किया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज़ इंडियन सॉइल से रन हो रही हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि इंडिया अटैकर्स को अरेस्ट करे और बांग्लादेश को हैंडओवर करे। ये डिमांड अपने आप में ही इलॉजिकल थी, क्योंकि जब कोई अटैकर इंडिया आया ही नहीं तो हैंडओवर किसका? इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत साफ और फर्म रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। जो वायलेंस हुआ है वो बांग्लादेश की इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का रिजल्ट है। इंडिया ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को इंटरनेशनल ब्लेम गेम खेलने के बजाय फ्री, फेयर, इंक्लूसिव और क्रेडिबल इलेक्शंस कराने पर फोकस करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश की तरफ से इंडिया पर ऐसे आरोप लगाए गए हों। इससे पहले भी कई बार इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन इस बार फ़र्क सिर्फ इतना है कि नैरेटिव ज़्यादा अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेस के बीच एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काया जा रहा है।
यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने जैसी बातें करने लगे हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आसानी से देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हम पूरे मामले को लॉजिकली देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये अननोन गनमैन का मामला नहीं है, ये इंडिया की कोई कोवर्ट ऑपरेशन नहीं है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डोमेस्टिक वायलेंस केस है, जिसे चुनाव से पहले इंटरनेशनल इशू बनाकर प्रेजेंट किया गया है। इसका मकसद है इंटरनल फेलियर्स से ध्यान हटाना और जनता के गुस्से को एक एक्सटर्नल एनिमी की तरफ मोड़ देना। आज साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स और आर्मीज तक सीमित नहीं रह गई है। अब लड़ाई नैरेटिव्स की है, परसेप्शन की है और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की है। और बांग्लादेश का ये केस उसी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक एग्जाम्पल है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हेडलाइंस से नहीं, फैक्ट्स से सोचें, सवाल पूछें, एविडेंस देखें और किसी भी नैरेटिव को ब्लाइंडली एक्सेप्ट न करें। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए और फैक्ट्स के आधार पर डिस्कशन होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर आप ऐसे ही अनबायस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।